ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ आई, जो कि हमने पहली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया को अभी जो है ना वो हमने मायोपिया को डिस्कस करना है। इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखो, मायोपिया के लिए मैंने निमोनिक बताया था कि माई जो है ना वो दूर नहीं देख सकती, ठीक है। तो मतलब उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक देख सकती है, तो इसको हम कहेंगे नियर साइटेडनेस, मतलब वो नज़दीक को अच्छे से देख सकती है, तो ये नियर साइटेडनेस है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, मैंने कहा था हाइपर हो गया कि मतलब वो फोकल पॉइंट जो है ना रेटिना से भी पीछे चला गया और वो सारा सही है। लेकिन यहाँ मायोपिया में क्या है, यहाँ आगे कहीं रेटिना के ना वो फोकस हो जाता है, वो लाइट की रेज, और वो प्रॉपर रेटिना के मैक्यूला के ऊपर नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमारे पास, ठीक है। मतलब ये जो है ना वो हमारे पास नज़दीक की चीज़ों को ठीक देखेगी, दूर की चीज़ों को नहीं ठीक देख पाएगी, ठीक है। वजह क्या है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है ना इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इटियोलॉजी क्या है, क्यों ऐसा हुआ है कि फ्रंट ऑफ में। एक तो वो कह रहा है कि कर्वेचर जो है ना वो लेंस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो सपोज कर, इसको मैं अगर पूरा कर दूँ यूँ करके, ठीक है। सपोज कर ये हमारे पास आयरिस है, यहाँ पे सिल्वरी बॉडीज़ है और ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। अगर तो इनके मैं कर्वेचर बढ़ा दूँ तो इनकी रिफ्रैक्टिव पावर भी हमारे पास बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो वो लाइट को अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करना तो वो यहाँ से यूँ करके रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है ना वो हमारे पास इमेज बनेगी। नंबर 1 एटियोलॉजी, कर्वेचर ऑफ दी कॉर्निया, ठीक है। सबसे पहले कॉर्निया से लाइट होगी, फिर लेंस। इनके जो है ना वो कर्वेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी जो है ना रिफ्लेक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी, जिससे रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाएगी। नंबर 2 पे हमने कहा था कि एक्सियल लेंथ जो है ना हमारे पास आई की, ठीक है, जो कि हमारे पास है एक्सियल लेंथ। ओहो यार, तुम्हें क्या हो रहा है, एक मिनट, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सियल लेंथ अगर बढ़ जाए, हमने हाइपरमेट्रोपी में कहा था कि चुनी चुनी आंखें हैं चीनियों की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, फटी फटी आंखें, बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, यूँ कह रहे हैं आप, इन सिंपल वर्ड याद रखने के लिए। तो माई की आंखें आपने देखा होगा बल्जिंग आई होती हैं, खौफनाक वाली आई, याद रखने के लिए निमोनी का यार माइंड ना किया करो, फिर वो लोग कहते हैं कि गंदे निमोनी बनाते हो तुम। मैंने अपने निमोनी किस तरह बनाए थे, किसी को ज़ाद को नहीं ठेस पहुँचाना होता, सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि ये जब एग्ज़ाम में ये आपकी MCQs ठीक हो के आते हैं ना, फिर दुआएँ देते हैं फिर लोग, ठीक है। तो एक्सियल मायोपिया में अगर हमारा एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाए तो इस मायोपिया को हम कहेंगे कि हमें हमारे पास हो गया एक्सियल मायोपिया, ठीक है। नंबर 3 पे वो कह रहा है कि सेम वही, अगर तो हमारे पास जो है ना वो इंडेक्स लेंस का जो है ना, वहाँ पे हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ था, उसका उल्ट कर दो। यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी लेंस जो है ना, रिफ्रैक्टिव यार, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी लेंस, वो अगर हमारे पास बढ़ गया, यहाँ पे आपने चीज़ें बढ़ा देनी है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स मायोपिया। वहाँ पे हमने इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया किया था, यहाँ पे इंडेक्स मायोपिया, कहानी वही है, सिर्फ उसको सारे को सारे उल्टा करना है। फिर वहाँ पे मैंने कहा था कि लेंस जो है ना वो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पे जाके बनेगी। अगर इसी लेंस की हमें एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट कर दें तो जल्दी फोकस होके वो यहाँ पे रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस एक बड़ी है इसके अंदर बात, जो कि हमारे पास मायोपिया काज करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना उसने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं मायोपिया की। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से ही होते हैं, कुछ को जो है ना वो बाद में होता है, तो इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता दूं। तो डिवाइड किया गया है इसने मायोपिया को 3 पार्ट्स के अंदर। वो कह रहा हो सकता है कॉन्जेनिटल हो, पैदाइशी तौर पर, बाय बर्थ हो। वो बाय बर्थ में ये कह रहा है यूनिलेटरल, एक आँख में भी हो सकता है, या बोथ के अंदर हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि हमारे पास होगा सिंगल मायोपिया, ठीक है। सिंगल मायोपिया में क्या होगा हमारे पास कि अक्वायर्ड विद द एज, जिस जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती जा रही है उस तरह जो है ना उसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती जा रही है। बचपन में बिल्कुल एक्यूरेट था, ठीक पढ़ पुढ़ लेता था, दूर की भी नज़दीकी, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी बढ़ गई है, ठीक है। ये और इसको जो है ना वो 5 से 10 साल कम अज़ कम लग जाते हैं इस मायोपिया को। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी डीजनरेशन या एट्रोपी नहीं होती फंडस की, ठीक है। आई का जो फंडस वाला पार्ट है ना उसकी कोई भी डीजनरेशन नहीं होती। नंबर 3 पे वो कह रहा है कि हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल हो सकती है, मतलब इसके अंदर ना तो उम्र का तकाजा है ना पैदाइश का तकाजा है।
कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जो है ना वो उसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हेरेडिटरी भी हो सकती है, या फिर वो पहले कोई इन्फेक्शन हुआ वो ऐसा प्रोग्रेसिव कर रहा है, ठीक है, या फिर हर ख़ानदान में होता है कि पूरी ख़ानदान को ऐनक लगी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है कि हेरिडिटरी जो है ना वो जीन्स के अंदर कुछ ऐसा हो गया तो वो हमारे पास हो जाएगी। अब हमारे पास वो कह रहा है कि एक्सियल लेंथ जो है ना वो किस तरह जो है ना वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है। तो इसको जो है ना इस वाइट बोर्ड पे करते हैं ताकि हमारे पास जगह भी बच जाए और हमारे पास बैक ऑफ द नॉलेज भी आ जाए, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो हमने मायोपिया वाला हाइपरमेट्रोपिया वाला सारा किया था ना। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास पैथोजेनेसिस के अंदर मैंने कहा कि जो आई की एक्सियल लेंथ है ना, हाइपरमेट्रोपिया में चुनी आंखें थी, लेकिन यहाँ पे क्या है वो एक्सियल लेंथ इंक्रीज होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा जब वो बढ़ेगी वो डैमेज करेगी स्क्लेरा, जो आई का जो था ना स्क्लेरा पीछे से, फिर वो आगे कार्निया बन जाता है ना सारे के साथ। तो ये जो हमारे पास स्क्लेरा वाला है ना इसकी जो है वो डैमेज करवा देगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डिटोरिएशन होगी, स्क्लेरल डिजनरेशन होगी, डिटोरिएशन होगी, और वो ओवर स्ट्रेचिंग कर देगा। जब ओवर स्ट्रेच करेगा तो हमारे पास जब आप फंडोस्कोपी करेंगे इस बंदे की, ठीक है, ऑन फंडोस्कोपी, तो आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, आपको एक तो मायोपिक चेंजेस ऑन द ऑप्टिक डिस्क नज़र आएंगी, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर आपको मायोपिक चेंजेस जो है ना वो नज़र आएंगी। आपको मैं बुक में दिखाता हूँ एक डायग्राम। नंबर सेकंड पे आपको स्वेलिंग प्लस एडिमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क नज़र आएगा। नंबर थर्ड पे जब वो ओवर स्ट्रेच करेगा तो यहाँ पीछे जो रेटिना पड़ा है ना इसके ऊपर भी स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से रेटिनल हमारे पास डीजनरेशन भी वो कह रहा है दिखी जा सकती है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में आता है, ठीक है। अब जो रेटिना हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कोराइड होता है, ठीक है, स्क्लेरा होता है, कोराइड होता है, फिर रेटिना होता है। जो हमारे पास कोराइड और रेटिना के दरमियान एक लेयर होती है उसे कहते हैं ब्रुक्स मेम्ब्रेन। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जब वो डीजनरेट हो जाती है ना तो वो बड़ा मसला काज करती है, ठीक है। ये पेपिलरी एट्रोपी आपको दिख रही है, ये हमारे पास इस डायग्राम में ऑप्टिक डिस्क है, कोरियो रेटिनल मतलब कोराइड और रेटिना के दरमियान वाली जो लेयर है ना उसके दरमियान जो डीजनरेशन सारे की सारी हो गई है, तो वो कह रहा है कि ये बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि डीजनरेटिव चेंजेस इन दी स्क्लेरा हमारे पास होगी, चेंजेस इन दी कोराइड और रेटिना की वजह से हमारे पास इनलोंगेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ दी स्क्लेरा हो जाएगी। फिर मायोपिक चेंजेस में वो कह रहा है कि मायोपिक रीजनल पेपिलरी एट्रोपी होगी। फिर ब्रेक इन ब्रुक्स मेम्ब्रेन, ठीक है, वही जो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो BRUCH ब्रुक्स मेम्ब्रेन, जो भी नाम आप पढ़ लो इसको, ठीक है, ये बेसिकली एक वो कह रहा है कि रेटिकुलर जो है ना वो फिगर रिजेंबल क्रैक इन दी लिक्विड हो गया। बाकी वो कह रहा है हमारे पास सब रेटिनल नियोवेस्कुलराइजेशन हो जाएगी। जब ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन डीजनरेट होती है ना इसके बाद है हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि कोराइड के अंदर जो है ना वो सारी वेसल्स होती हैं, तो वहाँ पे जब हाइपोक्सिया होगा तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा जो कि हमारे पास नियो वेस्कुलराइजेशन कर देगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि साथ में हेमोरेजिस और जो होती है ना इसकी वजह से जो है ना वो सेंटर ऑफ द मैक्यूला के अंदर एक स्पॉट बनता है। देखो ना जो मैक्यूला है इसके सेंटर के ऊपर वो कह रहा है कि स्पॉट बनेगा जब ये टपाटप हेमोरेजिस हो रहे होंगे, तो उस स्पॉट को उसने नाम दिया हुआ है फ्रॉस्टर फुश रेटिनल स्पॉट, ठीक है। जो ये इसने दिखाया भी हुआ ये इस तरह का, ये ऑस्पी के अंदर आता है फ्रॉस्टर फुश रेटिनल स्पॉट के नाम से ये आपको ये दिख रहा है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा फिर यार वो बाद में इतराज़ करते हैं कि आप खूनी चीज़ें दिखा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये स्पॉट आपने इसको नहीं भूलना, ये आपने लाजमी बताना होता है। फिर कोराइड और रेटिनल एट्रोपी हो जाएगी, कोराइड और रेटिना CR मतलब कोराइड और रेटिना की जो है ना वो एट्रोपी हो जाएगी और वो डिटैचमेंट होगा, और विट्रस जो यहाँ पे विट्रस बॉडी पड़ी है वो भी एट दी एंड डिटैचमेंट हो जाएगी। इसकी वजह से काफ़ी सीवियर जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर हमारे वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसको टाइमली ट्रीट ना किया तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हम अभी मैं डिस्कस करता हूँ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोपिया। क्या क्या मायोपिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई बता सकता है? देखो उसकी जो है ना वो नज़दीक ठीक है, माई दूर नहीं देख सकती, तो मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोपिया में वो कह रहा है ये तो कोराइडो नियोवेस्कुलराइजेशन, आपको नई वेसल जब आप फंडोस्कोपी करेंगे ना तो आपको कोराइड के ऊपर हमारे पास, क्योंकि कोराइड बेसिकली लाल लाल जो लेयर होती है ना, रेटिना तो होता ही ट्रांसपेरेंट है, जो आपको फंडोस्कोपी पर रेड रेड चीज़ें नज़र आ रही थी वो एक्चुअली कोराइड की रिफ्लेक्शन होती है ना, कोराइड होता है फिर वो रेटिना होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना सारी की सारी वो न्यू वेस्कुलराइजेशन, नई वेसल यूँ समझ लें, कोराइड के ऊपर जो है ना वो नई वेसल्स आपको दिख जाएंगी। तो कोराइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन नंबर 1 पे कॉम्प्लिकेशन होगी। नंबर 2 पे मैक्यूला जो है ना उसकी हेमरेजिस होगी, मैक्यूलर हेमरेजिस होंगी। नंबर 3 पे जो रेटिना वाली लेयर है वो डिटैचमेंट होगी, तो रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी,
ठीक। फिर हमारे पास वो विट्रस जो यहाँ पे सारे का बॉडी बड़ी थी उसकी डिटैचमेंट आपने करवा देनी है। नंबर सर मैं सारे उसके साथ साथ जो मिल रहे हैं ना स्ट्रक्चर उसकी जो है ना डिटैचमेंट करवाते जाओ। लास्ट में हमारे पास जब वो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी वेसल यहाँ पे कोराइड के अंदर बनेंगी तो वो एट द एंड फट जाएंगी और वो ग्लूकोमा काज करवा देंगी। मतलब इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो किसी हमने वीडियो बना ली तो ग्लूकोमा एट द एंड काज हो जाएगा। तो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये डॉक्टर साहब मुझे ना ब्लर विजन आ रही है, साथ में अच्छा हमने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा था कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगी डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा। ठीक है, सारा उसका उल्ट कर देना है। जब वो दूर देख, ये उसकी आंखें है ना, ठीक है, वो दूर देखेगा तो मतलब वो ब्रॉड एरिया को देखने की कोशिश करेगा तो आंखें यूँ कह लें कि वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो डाइवर्जेंट जो है ना वो स्क्विंट होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट, अब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि MCQs पिक कर लेंगे। ठीक है, साइन के अंदर वो रिड्यूस विजुअल एक्विटी है उसकी है सेम वही जो उसके अंदर थी हाइपरमेट्रो में रिड्यूस हो जाएगी उसकी विजुअल एक्विटी को। साथ में प्रोमिनेंट आई बाल होगी, बल्जिंग आई बाल, फटी फटी आंखें, मैं कह रहा हूँ ना बार बार आपको प्रोमिनेंट, वो कह रहा है कि आई बाल हमारे पास हो जाएगी। जब आप उसकी फंडोस्कोपी करेंगे, कभी आपने आई वार्ड में गए हैं तो फंडोस्कोपी एक वो यूँ करके एक होता है, आप उसके यहाँ से लाइट निकल रही होती है। फंडोस्कोपी जब आप करती हैं ना तो आपको दो तरह के मायोपिया मिलता है, या तो वो सिंपल मायोपिया हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हमारे पास पैथोलॉजिकल मायोपिया हो सकती है। सिंपल मायोपिया के अंदर अगर तो आपको कोई भी डिजनरेशन ना दिखे अंदर, टपाटप वाली कोई डिजनरेशन ना, तो मतलब ये सिंपल मायोपिया है, उसकी कोई और बैक्टीरियल वगैरह नहीं है। या अगर आपको डिजनरेशन दिख जाए वहाँ पे कोई चीज़ फटी पुरानी हो गई है तो टपाटप वो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हो या फिर कोई और चीज़ें इस तरह की हैं, तो वो हमारे पास होगी पैथोलॉजिकल। मतलब कोई भी पैथोलॉजी है या कोई वेसल फटी हुई नज़र आ रही है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, तो मतलब वो पैथोलॉजिकल है। स्कैन करेंगे तो आपको आंखें क्योंकि फटी पटी है तो एक्सियल लेंथ उसकी इंक्रीज मिलेगी, एक्सियल लेंथ उसकी इंक्रीज मिलेगी। तो अभी तक हमने जो है ना वो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के बारे में जो बहुत सी बातें डिस्कस कर ली हैं, मैंने इसके साथ आपको जो है ना वो साथ साथ बता भी दिया। मैं कहता हूँ कि आप एक टेबल बना लें, उसके अंदर लिख लें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और मायोपिया में अंदर क्या क्या होता है, फिर आप यूँ एक टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, डायग्नोसिस आपने किस तरह करना है, आपने देखना है कि रेटिनोस्कोपी उसकी कर लेनी है, रेटिना देखना है अच्छे से, अल्ट्रासोनोग्राफी कॉर्नियल टोपोग्राफी कर लेनी, मतलब आगे वाला कॉर्निया देखना है, रेटिना देखना है, और हमारे पास जो अल्ट्रासोनोग्राफी अंदर जो विट्रस बॉडी है वो सारी चीज़ें देख लेनी है। ट्रीटमेंट क्या है, सेम वही जिस तरह उसकी थी नॉन सर्जिकल और सर्जिकल, यहाँ भी वही है। एक तो हमारे पास नॉन सर्जिकल में वो कह रहे हैं हमारे वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे आपने कनकेव लेंस यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना जब हम कनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी लाइट को डाइवर्ट करके यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, तो वो यूँ करके यहाँ पे इसके ऊपर फ्रंट ऑफ फोकस में जो डाइवर्जेंट लेंस हमने यूज़ करना है, मतलब कनकेव लेंस हमने यूज़ करना है। साथ में सर्जिकली वो कह रहे हैं कि हमने कॉर्निया की कुछ ना कुछ सर्जरी कर देनी है, इंटीरियर जो कॉर्निया है उसकी सर्जरी कर देनी है ताकि वो थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाए और हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। तो ये था हमारे पास मायोपिया के बारे में। होपफुली मैं अपना कंसेप्ट समझा पाया हूँ। यहाँ उसने मैंने आपको ये स्पॉट के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में पोस्टीरियर वो हेमरेज मैक्यूलर रेटिनल ग्लूकोमा, वो आपने मतलब ब्लर विजन है, हाफ शंटिंग आई है, इंटरमिटेंट है, कांस्टेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस आपको बता दिया मैंने। फिर प्रोमिनेंट आई बाल है, बल्जिंग जिसे हमें लार्ज आई बाल, बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है, कनकेव लेंस हमने यूज़ करना, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ दी कॉर्निया जिसे हम रेडियल कैराटोमी कहते हैं। ठीक है, डायमंड नाइफ होता है। ठीक है, यूँ कह लें कि बड़े हीरे का जो है ना वो औजार, उससे जो है ना हमने करना होता है, और इसके हम 4 डायोप्टर तक करेक्ट करते हैं। फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटोक्टमी जो है ना, कैरेटोक्टमी जो है वो आपने बस याद रख लेना। साथ में इसके जो है ना वो आपका लेज़र लगा देनी है, साथ में लेज़र इन सीटू कर लेना है। बाकी क्लियर करना है लेंस की एक्सट्रैक्शन को। बाकी फेकिक पोस्टीरियर जो इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चों वाली बात है, कोई भी नहीं होता। ठीक है, ये था हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में। तो अभी अगर एस्टिग्मेटिज्म पे चलें या इसको एक टेबल की फॉर्म में मेरे ख्याल में आपको मैं बना ही दूँ, क्योंकि आई नो कि मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरी तरह बहुत लेज़ी हैं, तो शायद किसी की यार हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, यहाँ पे हम लिखते हैं मायोपिया के बारे में। माई की दूर की नज़र कमज़ोर है, ठीक है, नज़दीक बिल्कुल ठीक है। इसका उल्ट कर दो, इसकी नज़दीक की जो है ना वो कमज़ोर है, ठीक है, और दूर की जो है ना वो बिल्कुल ठीक है हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा हाइपरमेट्रोपिया के अंदर उसकी चुनी आंखें हैं। ठीक है, डिक्रीज्ड एक्सियल लेंथ है। ठीक है, और क्या था हमारे पास बुक के अंदर,
उसका जो है ना वो एक तो आपने कहना डिक्रीज एक्सिलेंस, नंबर थर्ड पे हमने कहना कर्वेचर जो है ना वो हमारे पास फ्लैटेंड से कर्ड से हमारे पास फ्लैटेंड हो गया था, ठीक है, मतलब यूं कर्ड था तो यहाँ मैं कर दिया फ्लैटेंड हो गया, इस तरह करके मैंने डायग्राम बनाई थी। नंबर थर्ड पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो हमारे पास कम हो गया था, ठीक है, इसमें कम हो रही है, और इसके अंदर जो है ना वो लेंस की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुई थी, ठीक है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस। जबकि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सियल लेंथ बढ़ा देनी है, ठीक है। माई की आंखों को याद रखो कि उसकी खौफनाक बड़ी बड़ी आंखें नज़र आ रही होती हैं बूढ़ी माइयों की, ठीक है, एक्सियल लेंथ इंक्रीज होगी। नंबर सेकंड पे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे उसकी जो है ना वो कर्वेचर्स आई के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक्सियल मायोपिया में एक्सियल लेंथ हमने बता दी है, फिर इंडेक्स के अंदर ना लेंस का इंडेक्स वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। और हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट आपने कर देनी है लेंस की। तो ये टेबल अगर बना देंगे तो होपफुली होगा। बाकी ट्रीटमेंट में आपने वही सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा देनी है, ठीक है, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में यहाँ पे हमने हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब है कि पीछे चला गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पे डाइवर्ज हो। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, नॉन सर्जिकल में कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कनकेव लेंस यूज़ करना है ताकि जो इन फ्रंट है तो वो थोड़ा सा पीछे चला जाए, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपको ये अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ करना है, यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, बाकी और कोई इतना है नहीं है। तो अब जो है ना वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसी वीडियो में डिस्कस कर लें, हाँ 16-17 मिनट की वीडियो बन गई मेरे ख्याल में। अगली वीडियो में जो है ना वो करके इसको चैप्टर को एंड कर लेते हैं, और फिर मैं पूरी एक जो है ना वो समरी भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।